नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305 DI अर्थात हिंदी शिक्षण या पेडागोजी ऑफ हिंदी का यूनिट फर्स्ट आधारभूत संरचना, स्थान, सिद्धांत एवं उद्देश्य का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, लगभग 100 प्रश्न के आसपास है, 96 प्रश्न। ठीक है, इसमें आपका 75 प्रश्न रहेगा। एग्जाम में 65 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 0.76 अंक का होगा। आप लोगों को पास होने के लिए 20 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से है। कितना टोटल कितने अंक का है? 50 अंक का। कितना प्रश्न हल करना है? 65, 0.76 आ जाएगा। एक प्रश्न आपको प्राप्त कितना करना है? 20 अंक। ठीक है, तो अगर आप 26 से 0.76 से 26 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप कुछ मत करिए, 20 में आप जो है 20 अंक प्राप्त करना है, तो 20 में आप 0.76 से भाग दे दीजिए, 26 प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना 26 प्रश्न सही करना है। पेडागोजी में जितने भी हैं सभी में 26 प्रश्न सही करना है, 20 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है 40% तो 50 का 40% कितना हो जाता है? 20 ठीक है, 40 अंक प्राप्त करना है 50 का, तो 20 अंक प्राप्त करना है, और 20 अंक मतलब वो 26 प्रश्न आपको सही करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305 DI अर्थात हिंदी शिक्षण, पेडागोजी ऑफ हिंदी, इसका यूनिट फर्स्ट आधारभूत संरचना, स्थान, सिद्धांत एवं उद्देश्य, इसको 2 पार्ट में हल करेंगे। तो ये पहला पार्ट है। ठीक है, आप लोग पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, हम लोग सारे पेडागोजी को हल करेंगे। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले हिंदी, उसके बाद और जो है आगे हल करेंगे। ठीक है, सारे पेडागोजी के। तो आप लोग और ध्यान रखना, लगभग सारे पेडागोजी थोड़ा बहुत मिलते भी रहते हैं, तो आप लोग सारे पेपर को हल कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये पहला सेट है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305 DI है, ये जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रमश मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे अगर क्लिक करेंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर है, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रमश मिल जाएगा, 301, 302, 304, 305 का। ठीक है, यदि कोई क्यूरीज है तो 9654302596 पर आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मौखिक भाषा की न्यूनतम इकाई है? A वर्ण, B स्वर, C ध्वनि, D व्यंजन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना C। ध्वनि जो है मौखिक भाषा की न्यूनतम इकाई है। एक शब्द आप लोगों को बार बार कह रहे हैं, ध्वनि भाषा की न्यूनतम इकाई है। ध्वनि या ध्वनियों से बनी बड़ी इकाई को शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और ध्वनि कहलाती है, जबकि भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। ठीक है, हिंदी में कुल 52 होते हैं। आप लोग ध्यान रखना, जो हिंदी शिक्षण जैसे है, पेडागोजी ऑफ हिंदी, इस तरह से पेडागोजी जो अन्य चीज़ें हैं, सब्जेक्ट हैं, सभी लगभग सेम है। ठीक, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो आप लोग सारे पेडागोजी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बेनिफिट ही होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप लोग पहले भी बोल चुका हूँ 8 बजे तक लगभग आ जाया करें, तो जिससे सभी लोगों को प्रश्न सभी लोग सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड है, आपको पता है पेडागोजी आप हिंदी बहुत कम बच्चे रहेंगे, सब अलग अलग सब्जेक्ट है, तो व्यू कम आएगा, इसलिए आप लोग निवेदन है कि जो भी हिंदी के बच्चे हैं उन्हें शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा है? ए हिंदी, बी उर्दू, सी हिंदुस्तानी, डी अंग्रेजी। भारत की राजभाषा क्या है? आप लोग बताइए। सही जवाब हो जाएगा ए। हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। कई लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं, जो कि गलत है, आप लोग समझिए इस बात को। हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे देश में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 सितंबर, बी 14 सितंबर, सी 10 नवंबर, डी 14
अक्टूबर। तो हमारे देश में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, 14 सितंबर को। ये पीसीएस वगैरह में भी बहुत बार बार पूछा जाता है, फिर अन्य कंपटीशन एग्जाम में। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया, हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। अगला प्रश्न है, जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है उसे कहते हैं? ये राजभाषा बी, राष्ट्रभाषा सी, ब्रजभाषा डी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है उसे कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, राजभाषा। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। अगला प्रश्न है, हिंदी द्वारा भिन्न भाषा प्रदेश के बीच ऐक्य होगा, या कथन किसका है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी बंकिम चंद्र, डी नवीन चंद्र। तो हिंदी द्वारा भिन्न भाषा प्रदेश के बीच ऐक्य होगा, सही जवाब हो जाएगा सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, राजभाषा संबंधी विवरण को संविधान की किस धारा के अंतर्गत रखा गया है? ए अध्याय 2 धारा 343, बी अध्याय 1 धारा 343 1, सी अध्याय 1 धारा 351, डी अध्याय 1 धारा 349। तो राजभाषा संबंधी विवरण को संविधान की किस धारा के अंतर्गत रखा गया है? सही जवाब हो जाएगा बी, अध्याय 1 धारा 343 1। अगला प्रश्न है, संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद किस भाग में है? ए 12, बी 17, सी 16, डी 15। संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद किस भाग में है? सही जवाब हो जाएगा बी, भाग 17 है। ठीक, अनुच्छेद 343 1 है। हमारे संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से लेकर विशेष प्रावधान है राजभाषा को लेकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 1 के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है, संघ राजभाषा और लिपि जो है देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अगला प्रश्न है, भाषा के विभिन्न रूपों में एकरूपता लाने के प्रयास को क्या कहते हैं? ए मानकीकरण, बी शब्द संरचना, सी शब्दानुक्रम, डी पूर्तिकरण। सही जवाब हो जाएगा 8 का ध्यान रखना, ए मानकीकरण। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदर्श रूप जो पूरे हिंदी प्रदेश के शिक्षित समाज द्वारा शब्द माना जाता है उसे क्या कहते हैं? ये मानक हिंदी, बी विकृत हिंदी, सी अधिकृत हिंदी, डी सामाजिक हिंदी। सही जवाब हो जाएगा ए मानक हिंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार पर बुद्ध विद्या को अब बुद्ध विद्या के रूप में स्वीकार किया जाने लगा? ए तर्क, बी क्षेत्रीय प्रतिष्ठा, सी सामाजिक परिवेश, डी यांत्रिक सीमाएं। सही जवाब हो जाएगा सी सामाजिक परिवेश। आप लोग ध्यान रखना, 8 बजे आ जाया करें। और एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, जो पेडागोजी सब्जेक्ट है ये लगभग सबका एक जैसे ही है। अगर आप सॉल्व करेंगे देखेंगे तो इसलिए सभी लोग हर विषय को सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस रूप में आपको बेनिफिट ही होगा। और आप लोग 8 बजे तक आ जाएं। और निवेदन है कि जो भी बच्चे हिंदी पेडागोजी है उन्हें आप शेयर जरूर करें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानकीकरण का आधार नहीं है? ऐतिहासिक परंपरा, बी प्रचलन और आवृत्ति, सी विशिष्ट प्रतिष्ठा, डी अर्थव्यवस्था। सही जवाब हो जाएगा डी अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जनसंचार का माध्यम नहीं है? ए रेडियो, बी दूरदर्शन, सी फिल्म, डी मोबाइल। सही जवाब हो जाएगा डी मोबाइल। आधुनिक जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट। अगला प्रश्न है, मातृभाषा आधारशिला है? ए सामाजिकता, बी ज्ञान बुद्धि, सी शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षा। अगला प्रश्न है, ज्ञान बुद्धि का प्रमुख साधन है? ए क्षेत्रीय भाषा, बी विदेशी भाषा, सी मातृभाषा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी मातृभाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषाई कौशल नहीं है? ए सुनना, बी सुनाना, सी पढ़ना, डी लिखना। सही जवाब हो जाएगा बी सुनाना। अगला प्रश्न है, हिंदी को एक विषय के रूप में मान्यता दी गई है? ए समान, बी पृथक, सी उत्तम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 16 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। हिंदी भाषा को विषय के रूप में मान्यता दी गई है तो समान, उत्तम और पृथक सभी। अगला प्रश्न है,
हिंदी भाषा को कितने रूपों में विभक्त किया गया है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए 2। हिंदी को क्षेत्र के पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी हिंदी का विकास शैनी अपभ्रंश से हुआ है और पूर्वी हिंदी प्रकृति की परंपरा में है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं: खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेलखंडी। जबकि पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। प्रश्न है, भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धि विहीन ही नहीं होता, भाषा विहीन भी हो जाता है। ठीक है, भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धिहीन ही नहीं होते, भाषा विहीन भी हो जाते हैं। यह कथन है ए बर्ड का, बी माइकल वेस्ट का, सी महात्मा गांधी का, डी जवाहरलाल नेहरू का। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना ए बर्ड का। ठीक है, यह कथन जो है ये बर्ड का है। अगला प्रश्न है, भाषा का महत्व है ए व्यक्ति के विकास में बी, भावनात्मक विकास में सी, मानसिक विकास में डी, इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? ए 3, बी 4, सी 2, डी 7। सही जवाब हो जाएगा ए 3। भाषा के 3 रूप होते हैं: दृश्य भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 305 DI दिया गया है। इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर भी देख सकते हैं। इसको क्यूरी तो 9654302596 पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि किसी को BT में एडमिशन चाहिए तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस में आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना है तो कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। ए रुचि का सिद्धांत, बी क्रियाशीलता का सिद्धांत, सी अभ्यास का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा और लिपि के बीच एक कोई निश्चित संबंध नहीं होता, बी एक निश्चित संबंध होता है, सी कोई संबंध होता ही नहीं है, डी एक तार्किक संबंध होता है। सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना बी एक निश्चित संबंध होता है भाषा और लिपि के बीच में। करीब 96 प्रश्न, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य होते हैं ए सामान्य, बी विशिष्ट, सी सामान्य व विशिष्ट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी सामान्य व विशिष्ट। अगला प्रश्न है, भाषा बोलने में किसका प्रयोग किया जाता है? ए शब्दों का, बी वाक्यों का, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 24 का सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर कितनी भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य किया गया? ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। सही जवाब हो जाएगा 25 का बी 2। ताराचंद समिति 1948 समिति का सुझाव था कि उच्च प्राथमिक स्तर के प्राथमिक पश्चात मातृभाषा के अतिरिक्त संघीय भाषा को अनिवार्य बना दिया जाए, अर्थात माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाओं का अध्यापन किया जाए, मातृभाषा अंग्रेजी और हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। ये उच्च स्तर के छात्र के लिए बी, प्राथमिक स्तर के छात्र के लिए सी, माध्यमिक स्तर के छात्र के लिए डी, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए। सही जवाब हो जाएगा बी प्राथमिक स्तर के छात्र के लिए। अगला प्रश्न है, अनुवाद करके अपने शब्दों में लिखना किस पक्ष के अंतर्गत आता है? ए ज्ञान, बी बोझ या समझ, सी प्रयोग, डी शोध। सही जवाब हो जाएगा बी बोध या समझ। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार सीखने के उद्देश्य है एक बी 3, सी 2, डी 4। तो ब्लूम के अनुसार सीखने के उद्देश्य हैं, सही जवाब हो जाएगा बी 3। अगला प्रश्न है, संश्लेषण करना उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ए ज्ञान, बी बोध, सी निबंध, डी व्याकरण। सही जवाब हो जाएगा 29 का बी बोध। ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं संश्लेषण करना उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो ये ज्ञान, बोध, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सब आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो 401 है। ठीक है, इसमें फाल लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, उसमें सब पढ़ेंगे। कई चीजें वो सब रिपीट करती रहती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखा करें। अगला प्रश्न है, अक्षरों का अंग ठीक अनुपात में होना चाहिए। ए लिखित भाषा, बी मौखिक और अशाब्दिक भाषा, सी अशाब्दिक भाषा, डी मौखिक भाषा। सही जवाब हो जाएगा ए लिखित भाषा।
अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि होगी, ए देवनागरी, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी सभी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि, सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना ए देवनागरी होगी। ये प्रश्न हम लोग महत्वपूर्ण बार बार आता है। अगला प्रश्न है, साहित्य की विधा नहीं है, ए जीवनी, बी आत्मकथाएं, सी लेख, डी चित्राकृति। सही जवाब हो जाएगा डी चित्राकृति। साहित्य की विधाएं कविता, लघुकथा, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, प्रहसन तथा कॉमेडी, निबंध, ये सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त विषय वस्तु का शिक्षण कहलाता है, ए सूक्ष्म शिक्षण, बी तकनीकी शिक्षण, सी व्यवहारिक शिक्षण, डी कौशल शिक्षण। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए सूक्ष्म शिक्षण। अगला प्रश्न है, चिंतन एक जटिल संज्ञानात्मक डॉट डॉट है, ए संप्रेषण, बी कल्पना, सी संवेदना, डी प्रक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 34 का, डी प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, एक बार देखना 100 बार बताने से अच्छा है, इसका तात्पर्य है, ए सामग्री, बी दृश्य सामग्री, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी दृश्य सामग्री। अगला प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता विकसित करने के लिए आवश्यक है कि ए पदों की पुनरावृत्ति की जाए, बी शैक्षिक भ्रमण किया जाए, सी द्रुतवाचन किया जाए, डी बालकों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। सही जवाब हो जाएगा 36 का, सी द्रुतवाचन किया जाए। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि है, ए अनुवाद विधि, बी प्रत्यक्ष विधि, सी आगमन विधि, डी पाठ्य पुस्तक विधि। सही जवाब हो जाएगा 37 का, ए अनुवाद विधि। छात्रों को स्मृति को दृढ़ करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ए प्रश्न विधि, बी व्याख्या विधि, सी अभ्यास विधि, डी कथन विधि। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना सी अभ्यास विधि। अगला प्रश्न है, पाठ सूची पुस्तक में कहाँ होनी चाहिए, ए प्रारंभ में, बी मध्य में, सी अंत में, डी इनमें से कोई नहीं। पाठ सूची पुस्तक में कहाँ होनी चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 39 का, ए प्रारंभ में। आप पाठ सूची देखेंगे प्रारंभ में ही रहती है। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण की प्रणाली है, ए प्राकृतिक प्रणाली, बी ढांचागत प्रणाली, सी उद्देश्य प्रणाली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक हमारे देश में शिक्षा का महत्वपूर्ण यंत्र है, या कथन है, ए प्रोफेसर बार तथा बटन का, बी गुण का, सी हेरोलिकार का, डी डगलस का। सही जवाब हो जाएगा 41 का, ए प्रोफेसर बार तथा बटन का। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण की प्रणाली नहीं है, ये प्राकृतिक प्रणाली, बी कृत्रिम प्रणाली, सी ढांचागत प्रणाली, डी संप्रेषणात्मक प्रणाली। सही जवाब हो जाएगा बी क्रियात्मक कृत्रिम प्रणाली, आर्टिफिशियल। अगला प्रश्न है, कठिन निवारण की सुकराती विधि है, ये प्रश्नोत्तर विधि, बी उद्बोधन विधि, सी प्रवचन विधि, डी स्पष्टीकरण विधि। तो कठिन निवारण की सुकराती विधि है, सही जवाब हो जाएगा ए प्रश्नोत्तर विधि। अगला प्रश्न है, जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह कहलाता है, ये मौन वाचन, बी आदर्श वाचन, सी उपन्यास वाचन, डी कविता वाचन। सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना बी आदर्श वाचन। अगला प्रश्न है, अवस्था अनुकृति नाटकम या कथन है, ये भावभूत कवि आचार्य दंडी का, सी कौटिल्य का, डी भरतमुनि का। सही जवाब हो जाएगा 45 का, डी भरतमुनि का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है, ए परामर्श विधि, बी भाष्य विधि, सी रूपरेखा विधि, डी निर्देशन विधि। सही जवाब हो जाएगा बी भाष्य विधि। भाष्य विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है। भाष्य विधि मूल रूप से व्याख्या या टीका करने की विधि है, जिसमें किसी पाठ या ग्रंथ की व्याख्या की जाती है। रचना शिक्षण की अन्य विधियां प्रेरणा विधि, अनुकरण विधि, स्वतंत्र रचना विधि, सहयोग रचना विधि। ठीक है, तो कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है, तो भाष्य विधि नहीं है। ठीक है, 46 का सही जवाब है, ध्यान रखना बी। भाष्य विधि का उपयोग अन्य विषयों में किया जा सकता है, जैसे साहित्य, व्याख्या, इतिहास और दर्शन शास्त्र में। अगला प्रश्न है, डाल्टन योजना का प्रथम प्रयोग किसने किया, ए हॉवेल ने, बी जॉन ड्यूबी ने, सी कुमारी हेलन पारखर्स्ट ने, डी किलपैट्रिक ने। तो डाल्टन योजना का प्रथम प्रयोग किसने किया, सही जवाब हो जाएगा सी कुमारी हेलन फरकास्ट ने। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, सन 1912 में अमेरिका की शिक्षण शास्त्री कुमारी हेलन फरकास्ट ने 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था वाले बालकों के लिए नई
शिक्षा योजना बनाई। वास्तविक प्रयोग सन 1913-1915 के बीच किया गया। अगला प्रश्न है, कार्लटन वासवर्न ने किस पद्धति का सूत्रपात किया? ए बिनेट का योजना, बी ड्रिकोली पद्धति, सी प्रोजेक्ट विधि, डी खेल विधि। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना ए बिनेट का योजना, ये सही है। अगला प्रश्न है, जिस विधि में छात्र और अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है? ए प्रश्नोत्तर विधि, बी विचार विमर्श विधि, सी निगमन विधि, डी प्रयोजना विधि। सही जवाब हो जाएगा 49 का, बी विचार विमर्श विधि। अगला प्रश्न है, भाषा सर्वोत्तम मापन है? विचारों तथा भावों के डॉट डॉट, ए संक्रमण का, बी संकलन का, सी आदान प्रदान, डी इनमें से इन सभी का। सही जवाब हो जाएगा 50 का, डी इन सभी का। अगला प्रश्न है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? ए अभ्यास विधि, बी व्यवस्थित शिक्षण विधि, सी सहसंबंध विधि, डी इनमें से किसी में नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी सहसंबंध विधि। लगभग 96 प्रश्न, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा और एग्जाम में आपके 75 प्रश्न रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा, ठीक है। कम से कम आपका 26 प्रश्न सही होना चाहिए एग्जाम में, 20 अंक प्राप्त करना है आपको। नियम उदा की विधि कहते हैं? ए निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी अभ्यास विधि, डी उपयुक्त सभी। तो नियम उदा की विधि कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए निगमन विधि को। अगला प्रश्न है, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया या मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है या कथन है? ए गैरेट का, बी वैलेंटाइन का, सी रॉस का, डी गिल्मर का। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी रॉस का। अगला प्रश्न है, चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि कहलाती है? ए शब्द प्रधान विधि, बी खेल विधि, सी उद्घोषण विधि, डी चित्र रचना विधि। सही जवाब हो जाएगा 54 का, डी चित्र रचना विधि। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? ए सस्वर पाठन का, बी मौन पाठन का, सी रसानुभूति का, डी आदर्श वाचन का। तो गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? सही जवाब हो जाएगा डी आदर्श वाचन का। गद्य में पाठ का आदर्श वाचन किया जाता है, फिर छात्र अनुकरण वाचन करते हैं, इसी क्रम में अध्यापक उस गद्य का विश्लेषण करके गद्य का अर्थ स्पष्ट करते हैं, साथ ही कठिन शब्दों का कठिन निवारण करता है। अगला प्रश्न है, भाषा प्रयोगशाला शिक्षण विधि से मॉनिटरिंग स्किल में किन साधनों द्वारा बालकों का शिक्षित किया जाता है? ए दृश्य उपकरणों द्वारा, बी श्रव्य उपकरणों द्वारा, सी दृश्य श्रव्य उपकरणों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी दृश्य श्रव्य उपकरणों। दृश्य मतलब जो दिखाई भी दे, सुनाई दे, टीवी हो गया, टेलीविजन। अगला प्रश्न है, परंपरागत व्याकरण शिक्षण प्रणाली के कितने रूप हैं? एक, ए 1, बी 2, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा 57 का, बी 2। अगला प्रश्न है, मौन पाठन प्रमुख विशेषता है? ए पढ़ना भी मनोरंजन, सी अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना, डी सूत्र विधि। तो मौन पाठन प्रमुख विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा सी अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना। अगला प्रश्न है, ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं? ए व्यंजन, बी स्वर, सी शब्द, डी वाक्य। सही जवाब हो जाएगा बी स्वर। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि में उत्तम रहता है? ए प्रश्नोत्तर विधि में, बी भाषा प्रयोगशाला विधि के, सी दुष्ट विधि में, डी सूत्र विधि में। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए प्रश्नोत्तर विधि में। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है? ए रंगमंच अभिनय का, बी कक्षा अभिनय का, सी कच्छ अभिनय का, सी मौन वाचन का, डी वाचिक अभिनय का। सही जवाब हो जाएगा 61 का, सी मौन वाचन का। आप लोग ध्यान रखना, लाइक जरूर किया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता, हमें मोटिवेशन मिलता है, निवेदन है, प्लीज। प्रश्न है, छायावाद का छायावाद का प्रवर्तन हुआ? ए भक्ति काल में, बी वीरगाथा काल में, सी रीत काल में, डी आधुनिक काल में। छायावाद का परिवर्तन हुआ, सही जवाब हो जाएगा डी आधुनिक काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का तत्व नहीं है? ए प्रत्याशा, बी निताप्त, सी वर्णन, डी फलागम। सही जवाब हो जाएगा 63 का, सी वर्णन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कहानी का वर्ग नहीं है? ए यथार्थवादी, बी आदर्शवादी, सी रसवादी, डी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। सही जवाब हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना आप लोग, सी रसवादी। अगला प्रश्न है, काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक है? ए विचार विश्लेषण, बी बोध प्रश्न का, सी मौन वाचन का, डी आदर्श वाचन का। सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना, डी आदर्श वाचन का। अगला प्रश्न है, कविता वाचन के कितने रूप हैं?
ए राग युक्त वाचन बी, भाव युक्त वाचन सी, मुद्रा युक्त वाचन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? ए ध्वन्यात्मक विधि बी, प्रत्यक्ष विधि सी, भंडारकर विधि डी, शैक्षिक विधि। तो व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, भंडारकर विधि। यदि किसी प्रश्न में आप लोग संदेह तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कहानियों द्वारा नैतिकता अपने आप हृदय में बैठ जाती है, या कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, एडिशन का। अगला प्रश्न है असंगत शब्द है, ए सुलेख, बी श्रुत लेख, सी अनुलेख, डी प्रलेख। सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना आप लोग, डी प्रलेख। अगला प्रश्न है शिक्षण को उत्तम व्यवसायिक प्रक्रिया माना है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए डेविस ने। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्रभावी है? ए आगमन, बी निगमन, सी सूत्र विधि, डी पाठ्यपुस्तक विधि। सही जवाब हो जाएगा ए आगमन विधि। अगला प्रश्न है कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? ए भाषा सौसठ का महत्व, बी शब्द भंडार में कमी, सी भाषा प्रयोग की छटाएं, डी गेता। सही जवाब हो जाएगा डी गेता। अगला प्रश्न है जीवन केंद्रित शिक्षा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ए महात्मा गांधी, बी जॉन ड्यूवी, सी फॉवेल, डी हर्बर्ट स्पेंसर। सही जवाब हो जाएगा सी फॉवेल। अगला प्रश्न है निगमन विधि का प्रयोग किस स्तर के लिए उपयोगी है? ए प्राथमिक स्तर, बी उच्च स्तर, सी माध्यमिक स्तर, डी उच्च प्राथमिक स्तर। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी उच्च स्तर के लिए। अगला प्रश्न है जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 75 का बी 3। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या? ए 18, बी 21, सी 22, डी 24। सही जवाब हो जाएगा 76 का सी 22 भाषाएं। ध्यान रखना भाग 17 में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं, याद रखना। ये सब पीसीएस वगैरह में भी बहुत पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। श्रोता हमेशा सही होता है, या कथन है? ए वाल्टन शिपमैन का, बी के डेविस का, सी क्रेओल ऑर्नाल्ड का, डी फ्रैंक टाइगर का। श्रोता हमेशा सही होता है, या कथन है डी फ्रैंक टाइगर का। ध्यान रखना आप लोग, अगर G.R. ग्रिंजबर्ग ने यह शब्द अलेक्जेंडर विस्की से कहा था श्रोता हमेशा सही होता है। यदि इसमें G.R. ग्रिंजबर्ग दिया हुआ है तो यही सही होगा। अगर ये नहीं दिया हुआ है विकल्प में, क्योंकि प्रश्न आया हुआ है तो पहले G.R. ग्रिंजबर्ग नहीं दिया था तो फ्रैंक टाइगर सही था, लेकिन यदि आप G.R. ग्रिंजबर्ग दिया हुआ है विकल्प में तो यही सही होगा, ठीक है। फ्रैंक टाइगर फिर सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, या कथन है? ए पेई का, बी रेडफील्ड का, सी डेविस का, डी रदरफोर्ड का। सही जवाब हो जाएगा 78 का, ध्यान रखना, ए पेई का। अगला प्रश्न है हार्वर्ड की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद हैं? सही जवाब हो जाएगा डी 5। अगला प्रश्न है LEAD लेड का फुल फॉर्म है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा सी भाषा उपार्जन प्रविधि। अगला प्रश्न है बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी अनुकूलनशीलता। अगला प्रश्न है प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा क्रिया की चाबी है, या कथन है? ए पार्कर का, बी कॉल्विन का, सी मॉरिस का, डी स्मिथ का। सही जवाब हो जाएगा ए पार्कर का। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तरी का वर्गीकरण है? ए पुनरावृत्ति प्रश्न, बी विकासात्मक प्रश्न, सी प्रस्तावना प्रश्न, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 83 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है उत्तम प्रश्नों की विशेषता है? ए स्पष्टता, बी सरलता, सी विशिष्टता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 84 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, या विचार है? ए डेविस का, बी स्मिथ का, सी गॉल्टन का, डी मैकडूगल का। सही जवाब हो जाएगा 85 का, ए डेविस का। अगला प्रश्न है सीखे हुए ज्ञान को अस्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना आप लोग, ए अभ्यास कार्य नीति का। अगला प्रश्न है भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है? ए संदेश, बी पृष्ठ पोषण, सी संप्रेषण, डी आदान प्रदान। सही जवाब हो जाएगा 87 का, संप्रेषण। अगला प्रश्न है वाक्य के घटक हैं? ए योग्यता, बी शब्द क्रम, सी आकांक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 88 का, डी
उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विकासात्मक सिद्धांत के जनक हैं ए थॉर्नडाइक, बी पियाजे, सी स्किनर, डी ब्रूनर। सही जवाब हो जाएगा बी पियाजे। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जो बाल विकास में अपने काम के लिए जाने जाते। उन्होंने संज्ञानात्मक रचनावादी दृष्टिकोण के तहत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न है, हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है ये मौखिक संप्रेषण, बी लिखित संप्रेषण, सी संकेतित संप्रेषण, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, संकेतित संप्रेषण। अगला प्रश्न है, कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व नहीं है ये शोरगुल, भी स्रोत या प्रेरक, सी विषय की अस्पष्टता, सी डी शारीरिक असुविधा। सही जवाब हो जाएगा 91 का बी, स्रोत या प्रेरक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण नहीं है ये प्रस्तावना कौशल, बी पृष्ठपोषण, सी पुनर्बलन, डी उद्दीपन परिवर्तन। सही जवाब हो जाएगा 92 का बी, पृष्ठपोषण। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, निवेदन है। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र का प्रथम प्रतिपादन किया था ये राजीव गांधी ने, बी कोठारी कमीशन ने, सी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, डी मैकाले ने। सही जवाब हो जाएगा 93 का, ध्यान रखना आप लोग, सी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर अनुदेशन नीति है ये प्रजातांत्रिक, बी व्यक्तिवादी, सी निरंकुशवादी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है, शिक्षण युक्ति होती है, हो सकती है ये शाब्दिक, बी अशाब्दिक, सी बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण युक्ति हो सकती है, सही जवाब हो जाएगा सी शाब्दिक अशाब्दिक दोनों। अगला प्रश्न है, छात्र को उसकी कमजोरियों की सूचना दी जाती है ये धनात्मक पृष्ठपोषण से, बी नकारात्मक पृष्ठपोषण से, सी मिश्रित पृष्ठपोषण से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी नकारात्मक पृष्ठपोषण से। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक विकास के साधन है ये आत्मविश्वास, बी संलग्नता, सी प्रतिबद्धता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी उपयुक्त सभी। कुछ प्रश्न है इसका जवाब आप लोग जरूर दिया करें, एग्जाम में सेम टू सेम पूछेगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग, ऐसे मत किया करें। निश्चित रूप से गूगल में नहीं पता, गूगल में दिया करें, बट दिया जरूर करें। मैं इसलिए रखता हूँ कि आप लोग सर्च करेंगे, बता दूंगा तो आप लोग ध्यान नहीं देंगे, रटने भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ सर जवाब देंगे आपको याद रहेगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे। देवनागरी लिपि का विकास हुआ ये ब्रह्म लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी शारदा लिपि, डी इनमें से कोई नहीं। हिंदी का मानकीकृत बोली है ये ब्रज, बी अवधी, सी कन्नौजी, डी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, शिशु मातृभाषा सीखता है ये वातावरण द्वारा, बी अनुकरण द्वारा, सी स्वाभाविक विकास द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। भाषा का रूप है ये लिखित, बी मौखिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। भाषा की प्रकृति है ये वाचिक प्रकृतियों की व्यवस्था, बी या अर्जित संपत्ति है, सी परिवर्तनशील एवं विकासशील, डी सभी। अगला प्रश्न है, श्रोता हमेशा सही है होता है या कथन है ए जी आर ग्रिजबर्ग, मैंने कहा था ना उसमें, ये के डेविस का, बी क्रेल ओनाल का, डी फ्रैंक टाइगर का। ये ध्यान का प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव अभिव्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया कहलाती है एक गद्य, विपद, सी बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्ध विहीन ही नहीं होता, भाषा विहीन भी हो जाता है। कथन है ए बर्ड का, बी माइकल वेस्ट का, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू का। आप लोग ध्यान कर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305 डालेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। कोई क्यूरी तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं ये शब्द बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें आप लोग। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, यूनिट फर्स्ट का आधारभूत संरचना, स्थान, सिद्धांत एवं उद्देश्य, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, आपको कोई भी पेडागोजी है आप सभी पेडागोजी हल कर सकते हैं, उसमें काफ़ी प्रश्न आपको सेम टू सेम मिलते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।